नमस्कार दोस्तों, मैं लाइब्रेरियन राकेश बलोदा झुंझुनू आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लगभग आपके जो पद हैं वो कितने हैं, 548 पद हैं टोटल। अब ये आप ध्यान रखना कि किस प्रकार से आप इनको कैसे कवर करोगे। मैं पूरी बात बताऊंगा, क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या दिया गया है, बाहर से क्या पढ़ना है, साथ ही मैं प्रवेश क्वेश्चन पेपर भी इसी में लेके आया हूँ, साथ ही और भी कंटेंट में लेके आया हूँ। जो अपनी नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ जारी हुई है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जो सिलेबस है उसको भी लेके आया हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो भी मैं लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को जितना भी बड़ा बने एक बार पूरा देखना। अपन आप सभी को पता है कि ये बातें मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और तैयारी कैसे करें। आप इस नीचे वाली लाइन की बात करेंगे कि कैसे अपन को जुलाई में जो एग्जाम होनी है उसकी अपन को सफलता अर्जित करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आप सबने पढ़ लिया अच्छे से और आप इतने समझदार हो कि आपको पता लग गया है कि क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में अपन बात कर लेंगे और इसके बाद अपन बात करेंगे फॉरम डेट की। तो फॉरम डेट को आपको पता भी है और मैं बता दूंगा आपको, वैसे मैंने पहले आपको वीडियो भी बना दिया है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, तो हम दो मेन मुख्य बातों की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम जुलाई में होना आप सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन दो पॉइंटों की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक तो सिलेबस की, एक एग्जाम पैटर्न की, कि क्या सर एग्जाम पैटर्न रहता है, पेपर कहां से आता है, कैसे आता है और किस किस प्रकार से अपने को पढ़ना है और क्या सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, यहां से अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। वीडियो कितना भी बड़ा हो, एक बार आपने समझ लिया ना तो ये मानो कि लाइब्रेरियन बन गए। यहां से आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की फोटो लगी हुई है, स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन मेरी ये फोटो है और यहां पे लाइब्रेरियन प्लस 7 साल का मेरे को क्या है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 7 साल का एक्सपीरियंस है। वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। 2018 की भर्ती में 700 पोस्ट थी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेरे हुए थे। उसके बाद 2022 में भी अच्छे हुए। हाई कोर्ट में आपको पता है कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ 34 पदों में। आप देखोगे 34 पदों में, तो सर आपका 2000 यानी कि 18 में मेरे लगभग यानी कि 3 गुना लिए थे, उसमें तो हो गया था। लेकिन बाद में आपको पता है कि वो थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई थी, उसमें मैं रह गया था। क्यों? क्योंकि मेरा जीके है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी कि वीक ही मानो आप, नॉर्मल भी नहीं है। इसके अलावा ये थोड़ा सा रहा है। और अब हाई कोर्ट में क्या है कि जीके आया नहीं तो हमने रैंक के हासिल कर ली, क्योंकि जीके नहीं आया तो अपना क्या आया, लाइब्रेरी साइंस। और लाइब्रेरी साइंस का पार्ट आप सभी को पता है कि 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीके मेरा क्या है, थोड़ा वीक है। इसलिए जीके का जिस पार्ट में जो भी जीके इंक्लूड होता है ना जिस भी पेपर में, तो वहाँ पे थोड़ी सी क्या आती है, समस्या आती है। तो ये आप ध्यान रखना कि लगभग 7 साल हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे अपने मुद्दे की बात, मेन मुख्य बात करेंगे। अब इसमें मैं जो मेरा चयन कैसे हुआ, सेकंड ग्रेड 2025 में जो एग्जाम होनी है उसके बारे में और जुलाई में होनी है उसके बारे में भी लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नहीं, अलग से वीडियो डालूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब अपन विज्ञप्ति की थोड़ी बात कर लें तो विज्ञप्ति आपके सामने है ही कि विज्ञप्ति संख्या यहाँ दी गई है। थर्ड ग्रेड 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दिनांक ये आप ही देख सकते हैं कि 11/12/2024 है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट लेके आता हूँ, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मेरे वीडियो में, पूरी की पूरी सूचना होती है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन आप उसको देख लोगे एक बार तो आपकी पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कि सर ने क्या बताया है, कैसे बताया है और अपने को कैसे पढ़ना है। अब इसमें देख लेना, पूरा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो में टाइम ज़्यादा लगता है। और टाइम में किसी भी प्रकार के वीडियो में, चाहे वो या तो मेरा एप्लीकेशन पे वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाए, नहीं, मैं टाइम कभी भी यहाँ पूरा पढ़ लेना। 548 पद हैं और यहाँ पे देख लेना कि माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों में है और टोटल 548 हैं। ये देख लेना कि किस प्रकार से क्या दिया गया है पूरा। देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो भी देख लेना कि आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको पहले वाले में बता दी है कि किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे, तो वो भी ध्यान, थोड़ा लास्ट डेट का भाई थोड़ा ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो मूल प्रमाण पत्र है तो इनके अनुसार ही है ये 10वीं 12वीं डेट का आप कैसे करोगे। मैं नोटिफिकेशन है वो अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पर 3 दिन पहले अपलोड कर दिया था जब भी ये जारी हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा फीस का ध्यान रख लेना भाई। जो सामान्य वर्ग से है 600 रुपये है, जिनका जो और OTR जिसने करवा रखा है उसका एक ही बार फीस लगता है। राजस्थान में तो आपको ये भी पता है, तो इस प्रकार से इनको थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ से आप OTR का थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, पदों का वर्गीकरण है तो ये जिंदगी में कभी मत लेना रिस्क कि आप ये सोचते हो कि सर पद कम है मैं फॉर्म नहीं डालूंगा। जब हमने 34 पद डाले हैं और हमारे 6 से 7 स्टूडेंट लगे हैं, क्योंकि जब ये देखो कई बार ये बोलते हैं सर
फोटो नहीं आई स्टूडेंट की तो मैंने मेरी नहीं डाली यूट्यूब चैनल पे, आप ये देखो। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि लगभग 6 या 7 स्टूडेंट हैं जिन्हें 34 पदों में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कंटेंट वही दो आप लाइब्रेरी साइंस का जो निश्चित है। और इसके अलावा यहाँ पे पद हैं तो ये आप उसमें देख लेना, कोई ज़्यादा आपको बताने की मेरे को ऐसे आवश्यकता नहीं है। जो मेन बातें हैं वो भी बताऊँगा आपको इसमें। साइंस के शिक्षा विभाग में जो 48 है उनका भी डिवाइडेशन देख लेना। यही है मैन, आप इनके लिए कंपटीशन लड़ोगे ना तो वो अपने आप ही निकल जाएंगे। जो ये मैन 48 है ना, जो मैन 48 दिए गए आप इनके लिए लड़ोगे तो अपने आप ही निकल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 44 पद हैं और 44 पदों के लिए आप खींच के कंपटीशन लो 34 की तरह, तो मामला सेट हो जाएगा। यहाँ पे 4 पद और दिए गए तो इनको भी आप देख लो। और ये यहाँ पे विशेष प्रावधान और सूचनाएं हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, सूचनाओं का आज के लिए ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ओबीसी के बारे में, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कितना आरक्षण है, कैसे है, उनको कैसे डिवाइडेशन किया गया है, ये पूरी की पूरी बातें इसमें दी गई हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात भी मैं बता दूंगा आपको पूरी की पूरी। यहाँ पे जो खेल सर्टिफिकेट है उनके बारे में दिया गया है, दिव्यांगजन हैं उनके बारे में लिखा गया है, और अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो ये पात्रता आपको शैक्षणिक योग्यता मैं आपको सीधा बता देता हूँ। देखो सीनियर सेकेंडरी विद, तो आपके पास कम से कम क्या होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए। 12वीं के बाद या तो आपके पास सी लीव है या आपके पास सीलिस है, एक ही बात है, ठीक है। या आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, बीलिस, और बीलिस के अलावा आपके पास क्या है, डी लीव है, डी लीव है। या 12वीं के बाद भी आपके पास डी लीव या डीलिस है तो भी आपका मामला सेट है। और इसके आगे आपके पास कुछ भी है योग्यता, एकमात्र राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें सी लीव चलता है, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस चलता है। बाकी में कहीं नहीं होती इसकी भर्ती, बीलिस लेवल पे होती है लगभग। तो ये ध्यान रखना कि बीलिस है और बीलिस डी लीव है आपके पास, डीलिस है, डिप्लोमा है या डिग्री है या सर्टिफिकेट है, तीनों आपके पास हैं। या 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो कैसे भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के RSCIT और अन्य BGDC वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी बात ये है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो बार बार देखो पढ़ने, अन्य योग्यताओं के बारे में कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और इसमें आप देख लेना पूरा का पूरा आयु है वो आप यहाँ पे अपनी थोड़ा सा निकाल लेना। देखो आयु का मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि 1 जनवरी 2026 को 18 की आयु प्राप्त कर चुका हो। 1 जनवरी 2026 तो अभी समय है, तो आप देख लेना 18 वर्ष के कब होते हैं। 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो 40 वर्ष का भी इसमें उल्लेख दिया गया है। और इसमें पूरा का पूरा जो 2022 में आ गई थी तो आयु की गणना 2023 से होगी, क्योंकि 3 साल का जो अंतर रहता है तो उसके बाद होती है, ठीक है। ये भी देख लेना। आयु संबंधी इसमें पूरा दिया गया है। पेंशन नए नियुक्त कर्मचारियों को, ये पेंशन वाला जो ज़्यादातर आप देखोगे ये लगने के बाद देखोगे इस चीज़ को कि अपने वाले नोटिफिकेशन में ये मेंशन था क्या रे, तो इसको देख लेना थोड़ा सा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा का आयोजन है वो 27/7/25। देखो लाडलो, सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, अभी 7 महीने पड़े हैं। दिसंबर तो मानो गया नहीं है, लेकिन दिसंबर तो आपका उनकी यादों में चला जाएगा। और गुजरते दिसंबर के साथ, आगे तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि दिसंबर भी चला गया तो आपके पास 1 जनवरी से लेकर और 27 जुलाई तक आपके पास कितने महीने हैं, लगभग 7 महीने हैं। और ये 7 महीने ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपने 7 महीनों को बढ़िया यूटिलाइज कर लिया और आपने बढ़िया मेहनत कर ली तो ये इतने पद हैं 548। क्योंकि जब 34 पदों पे सिलेक्शन हो सकता है तो ये मानो कि 548 तो बहुत मानता हूँ मैं। और जिनका जिक्के अच्छा ना, वो लाइब्रेरी साइंस मेरे पे छोड़ दो, मैं ये गारंटी देता हूँ। और जिनका लाइब्रेरी साइंस अच्छा है वो भी छोड़ दो मेरे पे, क्योंकि जितना अच्छा और करोगे उतना अच्छा आप कंपटीशन के नज़दीक जाओगे। क्योंकि आप ऐसा पढ़ के जाओ या ऐसा करके जाओ कि देखते ही क्वेश्चन आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन भरने थे, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन पढ़ने भरने, बीच में साइन करवाने के लिए मैडम भी आती है और सारे काम थे। तो मैं कहता हूँ कि एक टीचर की भी समस्या आती है घोड़े भरने में कि यार इतने जल्दी कैसे करें, कैसे 175 से 180 के आसपास घोड़े भरे गए थे मेरे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता देने में मदद करेंगी। तो ये 7 महीने का जो टाइम है ना, इसको अच्छे से प्रयोग करना है। प्रवेश पत्र यदि ये सब आ जाएंगे, सब मैं बता दूंगा। नियुक्ति की योग्यताएं जो आपको बताई है वो सारी है। आवेदन कैसे करें, तो SSOID पे जाके आपको आवेदन करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। आपके पास योग्यता नहीं है, आप कई योग्यता के बारे में पूछते हैं कि D-बार के बारे में, तो ये ध्यान रखना कि 27/7/25 तक जो भी डिप्लोमा, डिग्री, BLIS, C-लिव, D-लिव कुछ भी लगा रहे हो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना उसका रिजल्ट क्या है, आपके एग्जाम से पहले जारी हो जाना चाहिए।
क्योंकि अभी आप अपेयरिंग में भर सकते हो, लेकिन तब तक आपका रिजल्ट है वो जारी होना चाहिए। आपका कोई पेपर ड्यू है, किसी भी प्रकार का कोई उर है। और ये ध्यान रखना कि आजकल वो नहीं चलेगा कि आपके पास मार्कशीट तो फॉर्म भरने वाले को देनी थी 42 की और आपने नींदों में दे दिया पीजीडीसीए और उसने पीजीडीसीए लगा दिया। फॉर्म की लास्ट डेट जाने के बाद पता चला आपको कि यार मेरा तो पीजीडीसीए लग गया गलती में, हमने तो 42 की देनी थी। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान से भरवाना, क्योंकि आजकल बोर्ड इतना चेक करने लग गया है कि आपकी फ़ोटो कब चेंज हुई है, आपकी मार्कशीट कैसे लगी है। क्योंकि कई बार फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं। जब आप फॉर्म में गलती कर दोगे तो आगे तैयारी करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी समस्या खड़ी होगी डीवी में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इतनी भयंकर समस्या होती है, पूछो मत। तो ये ध्यान रखना कि जो आपके पास सीलिब है उस सीलिब को लगाएं, जो डीलिब है उसको लगाएं, जो कर रहे हैं उसको। रोल नंबर अच्छे से लगाएं, यूनिवर्सिटी अच्छे से लगाएं, कितने प्राप्त हुए आपको, कितने परसेंट आए हैं या आपको सीजीपीए में कैसे भी हैं उनको आप अच्छे से लगाएं, ध्यान पूर्वक नोट करके, क्योंकि ये चीज़ आगे आपको बहुत वहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये आवेदन आपको भर देना, कोई दिक्कत नहीं है आवेदन करने में। और कितना कितना क्या फ़ोटो लगाना है ये सब ई मित्र वाले जानते हैं, कैसे कैसे अपलोड करना है फ़ोटो वगैरह, नवीनतम अपलोड करना है एकदम बिल्कुल। और वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पर जब लेके जाओ तो वहाँ पे जो आप फ़ोटो लेके जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो वही फ़ोटो लेके जाना। तो अभी फ़ोटो बनवाओगे ना तो वो थोड़ी सी नई फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 5 साल पहले की मैं लगा रहा हूँ फ़ोटो, वो पता ही नहीं चल रहा कि मैं बच्चा हूँ मैं हूँ। तो ये थोड़ी सी इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का देखो ध्यान रखा करो, क्योंकि बाद में आपको परेशान हो जाते हैं। आधार कार्ड में सारा डाटा अपडेट रखा करो, नाम पता मोबाइल नंबर सारे, कोई ओटीपी वगैरह आए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ध्यान रखा करो। क्योंकि मेरे समस्या आई, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में जब पिताजी की जगह अपन जब बनाने जाते हैं, यानी कि शायद 6 साल से पहले या कैसे अपन बनाते हैं, तो उसमें गार्जियंस लगता है। और गार्जियंस जब मैं बनाने गया तो उसके साथ मेरी दीदी गई थी, जो भी वर्तमान समय में एक राजस्थान पुलिस में सेवा दे रही है। तो दीदी का नाम आ गया उसमें। अब मैं जैसे ही मैंने आज तक उसको हटवाया नहीं। जब डीवी करवाने गया तब पता चला कि ये गार्जियंस है, ये पिताजी का नाम होता है, यहाँ पे हटवाना पड़ता है। तो मैंने जस्ट अपडेट करवाया, वो हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। फोटो वगैरह अपडेट थी पूरी, नाम वगैरह, लेकिन वो छोटी सी समस्या थी तो उसको भी वो अपडेट करवाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का थोड़ा थोड़ा क्या रखोगे आप, ध्यान रखोगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया संशोधन होगा, तो ये ध्यान रखना 300 रुपये शुल्क लगेगा। कोई गलती हो जाती है तो संशोधन एक बार करने का समय दिया जाता है, जिसमें भी नाम पता, आपका खुद का नाम, पिताजी का नाम, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की भी एक प्रक्रिया होती है, तो वो भी आपको देख लेनी है थोड़ा सा। आप कब वापस लोगे इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो आपने फॉर्म डाला था, आरपीएससी ने 14 से 20 तक करेक्शन का टाइम दिया है, तो वो भी आप थोड़ा देख लेना। अभी 14 से 20 का, यानी कि 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय दिया है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, जाति प्रमाण पत्र वाला नियम पढ़ लेना आप कि नया बना होना चाहिए, अभी नए नियम जारी हुए थे ना, तो गलत सूचना देने पर भी आपको है। अब आगे मेन बात यहाँ से क्योंकि आप सबको पता है कि छोटी छोटी फॉर्म भरने की बातें सबको पता है, कोई नहीं पता हो तो कमेंट डाल देना या मेरे व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9079028319, इस पे पूछ लेना। कोई भी समस्या हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेन यहाँ से, मुद्दा अपना यहाँ से शुरू होता है और खेल मेन यही है मेरा बताने का, एग्जाम पैटर्न का। आप सबको बताया, एग्जाम डेट के बारे में बता दिया, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया सारा। पुस्तकालय ग्रेड पदों हेतु स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ग्रेड 3 के पदों की जो स्कीम पाठ्यक्रम है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं सीधा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैं सीधा बताने पर विश्वास करता हूँ कि समझ में आए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पेपर होंगे आपके 2, क्या होंगे, पेपर 2 होंगे। इधर बात करें अपन पेपर फर्स्ट होगा, इधर अपन बात करें पेपर सेकंड होगा, ठीक है। दोनों पेपर होंगे 100 क्वेश्चन के, ये भी 100 का, ये भी 100 का। अब इसको 200 नंबर के होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया अपने 2 से, और यहाँ पे ये भी 200 का और इसको भी 2 से, तो ये भी कितने का हो गया, 200 का। और इनका दोनों का अपन जोड़ लेते हैं तो 200 कितने बनते हैं, 400 से मेरिट जाती है, 400 से क्या जाती है, मेरिट जाती है। और 400 में से मेरिट आपको कितने कवर करने हैं मैं बता देता हूँ। जीके में आप अपने अनुसार अच्छे से अच्छा स्कोर करना। लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन की बात करो तो मेरा मानना यह है कि लगभग 85 से लेकर 90 तक क्वेश्चन क्या करने आपको सही करने हैं, क्योंकि मेरा देखो अंदाज रहता है और पढ़ाने का तरीका रहता है और कंटेंट रहता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि इनको यदि आप 2 से गुणा करते हो तो इधर देख लेना 9 दूनी 18,
तो 180 और 170। अब ये ध्यान रख लेना कि इनमें यदि आपके आपके यदि आपको सफल होना ही होना है और लेके आना है तो 170 में तो जोड़ लो 130 प्लस, और इसमें जोड़ लो 120 प्लस, यानी कि 300 प्लस नंबर हो गए। सर इतने थोड़ी, इतने क्या हैं, कुछ नहीं है कंपटीशन के ज़माने में। कितना देखो 80% हो गया क्या? 80% तो नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वैसे एमएससी भी किया है तो 100 का 25 होता है, और 25 25 25 75 ही हुआ है, तो 75 ही हुआ है। जबकि हाई कोर्ट की कट ऑफ तो 81% गई थी, 80% के आसपास गई थी, 80% से ऊपर। तो ये ध्यान रखना 81-82% गई थी, तो 80% कट ऑफ के आसपास रखो, क्योंकि आजकल ज़माना कंपटीशन का है, तैयारी का है, और आप किस प्रकार से कंटेंट तैयार करते हो और किस प्रकार से उसको वहाँ पे लेके जाते हो। पढ़ते क्या हो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये थोड़ा सा मेरा टारगेट था आपको बताने का कि 310 से लेकर 330 तक, ठीक है। अब इसमें आपका इस पेपर में भी आपको पता है कि आपका राजस्थान भी आएगा, कल्चर, इतिहास, भूगोल, राजनीति शायद है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं बता दूंगा अभी। और इसके अलावा साइकोलॉजी, उन नेताओं के चक्करों में मत आना कि साइकोलॉजी नहीं आएगी। साइकोलॉजी साहब सिलेबस में तो आएगी, 15-20 क्वेश्चन पूछेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी आपका करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए इस पेपर के लिए मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट करता हूँ, ना मेरा कोई रिलेशन है ना मेरे कोई दोस्त है, मैं एक सर के रूप में ओम डिजिटल स्टडी नाम से एक चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट करवाते हैं। और ये मानो कि इतना प्योर कंटेंट है, आपको क्वेश्चन सीधे के सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया और उसमें उनके क्वेश्चन आए 50, हमारे जो थर्ड पेपर के रूप में होते हैं 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन उनके कंटेंट में से आ गए। लेकिन कंटेंट तभी याद होगा जो टॉपिक याद होगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का भी यही फंडा है। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सर मैं तो क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम पास कर लूंगा, कभी नहीं होगी जिंदगी में, क्योंकि क्वेश्चन आज पढ़े 3 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन टॉपिक आज पढ़ा, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए, मामला याद रहेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पढ़ो, मामला याद रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि उनके लिए तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। और इसके लिए अपन बात करेंगे अपने कंटेंट में चलेंगे पूरे के पूरे। तो ये टारगेट रहेगा आपका, ये यहाँ पे ये दिया गया है पेपर फर्स्ट का, तो पेपर फर्स्ट का देख लेना आप पूरा का पूरा। जियोग्राफी, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंडिया है। पूरा कंटेंट याद नहीं होना जनरल वर्ड से, तो इसके क्वेश्चन पढ़ लेना, टॉपिकों की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेना, 5-7 टॉपिक के, क्योंकि ज़्यादा इससे नहीं आते क्वेश्चन। और एजुकेशन तो साइकोलॉजी तो आपको पढ़ के जानी है, 15 से 20 क्वेश्चन पुटअप होंगे, आपकी लंका लगा देंगे यदि आपको नहीं आते हैं तो, ये ध्यान रखना। और ये लंका तभी लगा देते हैं जब आपको 1 नंबर से रहते हो, आधे नंबर से रहते हो, सर मेरा तो साइकोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ के नहीं गया, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये नोट्स का जुगाड़ मैं करवा दूंगा, साइकोलॉजी का भी देखो 1-2 कोचिंग का। ये आ गया अपना मैन खेल, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। पेपर नंबर 2 है, इसमें भी मैंने आपको बताया कि 200 तो नंबर होंगे, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, आराम से गोले भर लोगे, आते हैं तो फ्री भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, इसकी होती है आपको पता है, और 40% है, तो इसका भी 40% का भी आप ध्यान रखना कि मिनिमम आपको 40% नंबर आने चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें अपन बात करें तो ये बातें देखो, यहाँ पे सिलेबस में क्या दिया गया है मैं आपको बताऊंगा, क्या वो देखना है। सिलेबस में दिया गया यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत के बारे में, स्ट्रक्चर यानी कि जो उसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है ज्ञान जगत की, वो दिया गया है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है, डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट के विषय के प्रकार दिए गए हैं, मैं बताता हूँ वो देखो आप। इसके अलावा यूनिवर्स ऑफ मैपिंग, जो डीडीसी की स्कीम है, डीडीसी हो गया, सीसी हो गया, यूडीसी हो गया, उसमें विषयों को किस प्रकार से मैन क्लास, सब मैन क्लास इनमें बांटा गया है, उनके बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब ये मानो कि चारों टॉपिक में से 8 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है, 4 या 5 टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आगे बताऊंगा, इनको देख लेना थोड़ा थोड़ा। ये अपना सिलेबस है, जारी करने का सिलेबस है, यही 2022 में था। पेपर कैसे आया 2022 का वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये है सिलेबस, ठीक है। जिनकी क्लास से बनती है 5 या 6, मैं जोर मार के बताऊं तो पीडीएफ में क्वेश्चन बनते हैं 300 या 400। इसके अलावा अपन जैसे आते हैं तो ये बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, कैटालॉगिंग, ये कैटालॉगिंग का पार्ट है पूरा। कैटालॉगिंग यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, फिजिकल क्या है, यानी कि फिजिकल में कौन कौन से होते हैं, ओपेक के बारे में पूछा है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, और व्यू ऑफ प्रिंसिपल तो इसके बारे में पूछा है, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेड इन स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये भी इतना नहीं है, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटालॉगिंग, तो ये कैटालॉगिंग का पार्ट है, इतना सा ना। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का नाम दिया गया कि एशिया 2 क्या होता है, क्या कौन सा कैसे होता है, किस किस को अपन को पढ़ के जाना है, कुछ नहीं दिया गया। तो ये अपना सिलेबस है, मैं आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना सा सिलेबस है इसका, ये दूसरी यूनिट मानते हैं अपने आप में, ये तीसरी यूनिट है। तो ये अपन तीसरी यूनिट भी देख लेते हैं कि मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जर्नल थ्योरी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में, यही प्रिंसिपल है, वहाँ पे कैटालॉगिंग के थे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के हैं, और स्पेशल स्कीम ऑफ लाइब्रेरी
स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में है, और यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड स्कीम आ जाएगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्कीम यानी कि सीसी के बारे में है, डीडीसी के, यूडीसी के बारे में। क्वेश्चन आपके इससे भी आउट ऑफ जाते हैं, इससे भी आउट ऑफ, तो ये ध्यान रखना कि 3 दी गई है तो 3 को आपको अच्छे से पढ़ना है। अंकन के बारे में है, अंकन के उद्देश्य क्या है, अंकन की आवश्यकता क्या है, अंकन कितने प्रकार का होता है, किस वर्गीकरण पत्ती में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, वो बातें हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना कोई भी इस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स ट्रेड इन लाइब्रेरी, तो ये वही दिया गया ऊपर वाला, वो कैटलॉगिंग के बारे में था। ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट एंडिंग, तो ये सब्जेक्ट एंडिंग जितनी भी है सॉरी, तो ये सब्जेक्ट एंडिंग पूरी पढ़नी है। क्या है, ठीक है, ये तो हो गया अपना सिलेबस। ठीक है, अब यही सिलेबस कब था, तो मेरे मित्रों ये सिलेबस था 2022 में जो भर्ती आई थी। ठीक है, यही सिलेबस था। अब बच्चे पढ़ के चले गए कि सर नहीं नहीं हम तो कहीं से और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों ही तरीके अलग है। मैं लगने के बाद भी पढ़ता हूँ और पहले भी पढ़ रहा था लाइब्रेरी साइंस को, और आज भी पढ़ता हूँ, और आज भी मुझे पता है कि 2022 में 100 क्वेश्चन आए, वो कहाँ से आए, कैसे आए और क्यों क्यों पूछे गए थे। ये तो था सिलेबस। जिसको सिलेबस देखना है वो देख लेना यहाँ से भी, और मेरे एप्लीकेशन पे भी इसका हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस था, ये पूरा है, ये दिया गया है। आप 1/3 काटा जाएगा, वेबसाइट पे है। अब मैं आता हूँ आपके सामने एक पेपर लेके आता हूँ। पेपर यहाँ देखना, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का 2022 का पेपर है, जिसमें लगभग 464 के आसपास पोस्ट थी, ऐसे है ना, 460 के आसपास पोस्ट थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 पोस्ट का। 11/9/2022 को पेपर हुआ, इवनिंग शिफ्ट में हुआ, पेपर सेकंड है। पेपर यहाँ पे देख लेना 127 बी है। अब मैं इस पेपर की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं खोलता हूँ ना, यहाँ देखो, तो ये तो जो डिवोइस है ना, सब्जेक्ट डिवोइस के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मानता हूँ कि ये क्वेश्चन तो अपने सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर रुख करता हूँ, यहाँ देखो CIP इंडिया प्रोजेक्ट, तो क्या आपने सिलेबस में, मैं आपको बताऊंगा, देखो छोटी छोटी बातें देखना, क्योंकि सफल होने के लिए ना आप कोचिंग की ओर नहीं जाओगे, क्योंकि कभी मैं इन चीज़ों को बताता ही नहीं। आपको सफलता पानी है तो उन कंटेंट को पढ़ के जाओ जो आपको सफलता दिलाएंगे। मेरी बात आप सुनो ध्यान से, क्योंकि 7 महीने हैं, तो इन 7 महीनों में ये ऊपर वाले 9 लाइनों 10 लाइनों में लिखा हुआ सिलेबस नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ देखो ट्रिपल आलफ, क्या आपके सिलेबस में कहीं ट्रिपल आलफ लिखा हुआ था क्या, कि राजस्थान नहीं सॉरी भारत के पुस्तकालय संघों के बारे में पढ़ना नहीं लिखा हुआ था ना, हमने पढ़ाया था, और आज भी वीडियो पढ़े हैं, हमने आज भी पढ़ाया है, जाके देख लो एप्लीकेशन पे। क्या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ाया था क्या, उसमें सिलेबस में दिया गया नहीं। सिलेबस का नाम दे रहा हूँ, चारों टॉपिक। निस्केर है क्या, नहीं सर नहीं है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है क्या, नहीं है। तो चारों ऑप्शन में ही नहीं है ऊपर सिलेबस में, तो क्या यहाँ से क्वेश्चन आया गया। तो ये लाइब्रेरी साइंस है मित्रों, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखो कि दिमाग लगाओ अपना। तो ये मेरा मानने का, मेरा फंडा सीधा सीधा है कि CIP ट्रिपल आलफ से आ सकता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से आ सकता है, निस्केर से आ सकता है, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से आ सकता है। तो मित्रों चारों को पढ़ के जाओ, क्योंकि अगली बार CIP ट्रिपल आलफ नहीं, अगली बार तो आएगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कब हुआ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में यूनेस्को की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, या निस्केर क्या है, निस्केर का पूरा नाम क्या है, निस्पर कब बना, निस्कॉम कब बना। ठीक है ना, ये बातें होती हैं सोचने की, दिमाग लगाने की। ये दूसरा ही नंबर का क्वेश्चन था। तो सिलेबस और ये सिलेबस मैच खा रहा है, मेरे ध्यान से तो खा रहा है, आपका तो पता नहीं। देखो ये ध्यान रखना कि 4 टॉपिक ये हो गए, कितने टॉपिक हो गए 4, और सफलता पाने के लिए 8 या 10 जो पॉइंट हैं उनमें। क्योंकि हाँ ये मानता हूँ कि इस बार अध्यक्ष साहब ने ये बोल दिया है LDC एग्ज़ाम के बाद कि भाई पेपर है वो अपना, थोड़ा सा LDC एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन है वो आउट ऑफ भी आ गए थे, जो न्यूज़ में देखने को मिला था। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से, लेकिन आपको ये लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए पार्ट है, ये जुड़ा हुआ पार्ट है, तो जुड़ा हुआ पार्ट तो देखो कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मानता हूँ मैं, ये भी है। देखो मैं पेपर सोल्व नहीं करा रहा, पेपर सोल्व कराऊंगा आपको बाद में। ये सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो ये क्वेश्चन तो देखो मैं आपको सच बताता हूँ, ये क्वेश्चन आए थे 3, और तीनों मेरे एक ही पेज पर थे, नोट्स के एक ही पेज पर से 3 क्वेश्चन आए। तो ये ध्यान रखना कि तीनों क्वेश्चन एक ही पेज पर से थे, और मैं वो फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा, लिख रखे मैंने तीनों एक पेज पे। तो ये ध्यान रखना कि इस प्रकार के जो पढ़ के जाने, ये भी अपना जो
लेमिनेशन वाला पार्ट है उससे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये सूचना अंतरण आ गया, तो ये काल्विन मुर्स वाला, बिजमैन वाला, और ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं कि पूरा पूरा कंटेंट किस प्रकार से है। ये छोटे छोटे सीधे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अपने मेरे उस जो टेस्ट सीरीज डालता हूँ उसमें डाल देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। और इसके अलावा छोटे आकार की पुस्तकों के लिए तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर क्या आप क्या बातें कर रहे हो, आप समझ ही नहीं पाते हो, ये क्वेश्चन आपके दिया है, अरे उन पुस्तकों पाठ को गलत निदानियों में रख दिया है, निदानी परिशोधन या, तो ये ध्यान रखना कि इसको सत्यापन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या आपके, ना तो स्टॉक वेरिफिकेशन है, रेप्लिकेशन भी नहीं है, सेल्फ शिफ्टिंग भी नहीं है, तो ये है, मेरे को नहीं लगा। वर्गीकरण से पूछ सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण में क्वेश्चन कम बनता है। ये कहाँ पे बनता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन पूरा ही अलग होता है टॉपिक, और ये मैनेजमेंट में होता है। अरे पढ़ के चले जाओ, क्या दिक्कत है आपको, समस्या क्या है, आप सिलेबस है उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे लो, जो नहीं है उस पर कम जोर दो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको कम वाले को पढ़ के नहीं जाओ। तो ये ध्यान रखना कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो मैनेजमेंट का भी अगर पूरा देख जाओ, 15-20 टॉपिक बनते हैं, धीरे धीरे लिखोगे कि आज तो मैं सिलेबस ही पढ़ूंगा, तो ऊपर वाला पढ़ लो, क्योंकि ऊपर वाले के तो इतने वीडियो बनते हैं 40-50, मैं जैसे पूरी बताऊंगा, लेकिन ये भी पढ़ के चले जाओ मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी से लेकर फर्स्ट यूनिट पढ़नी है। मेरे सिलेबस में बता रहा हूँ, आप कहीं से पढ़ो और तो आप अन्य को पढ़ के जाओ, ये टॉपिक बताता हूँ। अब ये ग्रंथ था ना, क्या ट्रिपल आलप का संबंध कहीं आया था क्या रे, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 22 मई सन 1972, कुछ नाम दिया गया सिलेबस में, तो फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बारे में देखो, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अभी समय है, अच्छे से करोगे ये यहाँ से, ठीक है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी आप अपने अनुसार सिलेबस कहीं पढ़ लेना। मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका इसलिए होता है क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ गया ना उसकी सफलता निश्चित हो जाती है लगभग, क्योंकि 2018 का एक्सपीरियंस आज तक यही दर्शाता है। आप देखो INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्यों 1957, मैं बताता हूँ 1957 1958 में से एक सन आएगी, ठीक है। तो ये देखो ये दिया गया है के ऊपर कि नेशनल बिब्लियोग्राफीज, तो ये बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा सभी अभिलेखागार ये भी नहीं आया था आपके। और मैंने क्या बोला है, अरे कि फर्स्ट यूनिट पढ़ के जानी है, क्या कहीं भी लिखा हुआ है क्या, अरे ये तो ऊपर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना मिल जाएगा, ये क्लासिफिकेशन नाम की पुस्तकें हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि स्टडीज ऑफ जर्नल कैटेगरीज, ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि खासकर आपको सफलता पानी है ना, तो RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड का एक फंडा है कि ये किताबें पूछता है, 4 पूछ लेता है, 3 पूछ लेता है, या 5 भी पूछ लेता है, 3 4 5 तक कितने भी किताबें आती है। यदि नहीं आई ना एक भी किताब, आपको तो लंका लगा देनी। क्यों, आपको किताबें भी नहीं आ रही और क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, तो आप कहाँ से 85-90 तक पहुँचोगे रे। तो ये ध्यान रखना कि मैं हर यूनिट के बाद किताबों का एक वीडियो बनाता हूँ कि इस यूनिट में किताब बनती हैं 30, रट लो। इस यूनिट में किताब बनती हैं क्लासिफिकेशन वाले में 50, रट लो। मैनेजमेंट में किताबें बनती हैं 30, रट लो। और इसके बाद आप चौथी संदर्भ सेवा आती है, संदर्भ सेवा में किताबें बनती हैं 20-30, इनको रट लो। कंप्यूटर वाले में कोई किताब बनती नहीं है, तो 150 किताब रटोगे, 2-3 किताब आ जाएंगे, तो क्या आपको दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की सफलता नहीं है ज़िंदगी में। तो ये भी ध्यान रखना, किताबें भी आपको पढ़ के जानी है। अब ये कहाँ मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में, दिखाओ मेरे को। आप लिखा हुआ नहीं है ना, ये 2022 में भी यही सिलेबस था, आप उठा के देख लो। लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था आपको, अरे पढ़ के जाओ, अरे पढ़ के जाओ। नहीं नहीं सर, आप 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थोड़ी आएगा, ठीक है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। करवा रखा है 2022 का, देख लेना उसमें। अभी नया बैच चालू होगा ना 19 तारीख को, उसी के अंदर चालू करूँगा, क्योंकि मैं कंटेंट वही है, सेम बातें वही हैं, बस बात वो है कि वो आपके सामने नए वाला सिलेबस करवा देते हैं टीचर, पैसे ले लिए। ये कौन करवाएगा यार इतना बड़ा सिलेबस, हम करवाते हैं सिलेबस साहब, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हाँ दिखावा तो कभी किया ही नहीं लाइफ में। तो ये ध्यान रखो कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन ऑफ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सोल स्टडी के बारे में पूछा गया है, ये तो मैं करवा दूंगा पूरा। ये जो आपके है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ कि प्रिविस्टिव के बारे में है, तो आपको दोनों पढ़ के जानी है। अब ये कहाँ लिखा हुआ, रेफला कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या कहीं कि हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला, हाँ द हेग नीदरलैंड में है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ ना। कब इसका मुख्यालय चेंज हुआ, 1971 में क्या मामला हुआ था, पहले कहाँ था, पूरा पढ़ के जाना इफ्ला पूरा का पूरा, क्योंकि कहाँ पता नहीं। FRBR, तो ये तो चलो आप FRBR तो अपन जोड़ लेते हैं कि ये कैटलॉगिंग वाले पार्ट में आ जाता है। ये भी आ जाता है आपका ज्ञान उद्योग, ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाता है। फ्रिज में कल्फ का TDC का तो आता ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट तो FRBR के साथ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो मैपिंग था ना, मैंने मैपिंग वाला बताया था कि आपको मैपिंग ऑफ DDCCC, तो ये मैपिंग वाले में टॉपिक में आ जाता है। ये भी आ जाता है B वाला भी, तो B9 ये भी इसमें आ जाता है। सूचीकरण वाला पार्ट भी आ जाता है, तो ETD डेटाबेस भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करवा रखा है अपन ने। और शब्दकोश के निरूपण का, तो ये शब्दकोश वाला पार्ट आया है, ये चौथी यूनिट से आया है। संदर्भ स्रोतों से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्यों ISSN, तो ये ISSN को भी थोड़ा है जुड़ा हुआ है, तो ISSN भी आप निष्क्रिय ग्रुप में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा UDC ये भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। ACR2 मैं नाम बताया था ना मैंने कि नाम कहाँ लिखे हुए हैं, ये कैटलॉगिंग पार्ट में पूरे पढ़ के जाने हैं, नाम कहीं नहीं हो से। और ये भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वर्गीकरण पद्धतियाँ थी ना मैंने बताई, जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो गई, या जो बिब्लियोग्राफी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल UDC है, तो इनको सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये जोड़ के पूछ लेता आपसे। इस प्रकार से ये भी है अपने। और ये मानो कुछ है कुछ नहीं है, कुछ बाहर से भी आए थे क्वेश्चन, जिनको मैं आपको सीधा क्वेश्चन के रूप में भी करवा दूंगा। अब इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोटेशन अंकन के बारे में क्वेश्चन था, है बिल्कुल, और ये भी है। और थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या? चलो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको भी दिखाई दे। और देखो कुछ क्वेश्चन हैं बाहर से, तो ये मानो कि यदि 20-25 भी विपो कहाँ लिखा हुआ रे हैं? विपो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। विपो और कॉपीराइट मैंने अपलोड किया हुआ है, कल ही किया है, कल या परसों। विपो के बारे में क्वेश्चन आता है, जुलाई सन 1967 पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना कि इसको सीधा सीधा आपको पढ़ के जाना है। वर्ल्ड इंचुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। और इसके अलावा प्रविष्टियाँ तो आती हैं। अब ये देखो, ये आप बोलोगे क्या सर? देखो मैं आपको बताता हूँ कि मार्क के बारे में तो है, ठीक है, मार्क तो है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रंकेशन ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ये भी करवा रखा है। इंसडोग, अरे कहाँ लिखा हुआ उसमें? इंसडोग लिखा हुआ क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो ये टॉपिक छांट लेना। और टॉपिक छांट लेना नहीं, देखो मेरी मानो ना आप, तो मैं छोटी सी बातें बताता हूँ कि आपका ये कंटेंट तो ओनली 40 वीडियो में आ जाएगा, लेकिन आपको अलग से 40 से 50 वीडियो पढ़ने हैं। अरे अभी समय है, पढ़ लो धीरे धीरे, इसके चक्कर में आपकी नेट भी हो जाएगी, और ये भी कम आपका हो जाएगा। और इसमें आपको ये उम्मीद हो जाएगी, हाँ आप तो कहीं से आ जाए मैं चेप दूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए सफलता की राह हैं। और इसके अलावा देखो और भी बताऊंगा मैं आपको। डिलीवरी बुक एक्ट सन 1954 कहाँ लिखा हुआ रे? लिखा है क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा हुआ, पढ़ के जाओ इसको। अब आप बताओगे सर क्या शर्म की बात है, प्रथम संशोधन सन 1956 में हुआ, हाई कोर्ट में पेपर आया। पेपर में क्वेश्चन शायद 150 से 200 के बीच में था। मैंने इतनी स्पीड से चल रहा था कि मैंने यही देखा, पहले ऑप्शन में 1954 था, मैंने भी टिक कर दिया। हो जाती है गलती, सभी से होती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। चाहे मुझे कितने दिन हो गए पूरा रट रखा है कि क्या होता है ये एक्ट, लेकिन फिर भी एक 1954 था। 54 तो नीचे ऊपर ऊपर दिया गया था, 56 नीचे नीचे था। तो इसमें ये प्रथम संशोधन पूछा था कि प्रथम यानी कि जो फर्स्ट एमडेड यानी के बारे में प्रथम संशोधन कब हुआ। और यहाँ तो हमने तो सीधा 1954 चेपा और निकल गए आगे, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं था। आप जिंदगी में एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो, हाई कोर्ट की ऐसी एग्जाम हुई, एक बार में 200 क्वेश्चन पढ़े, गोले भरे, बीच में 2 घंटे कब चले गए पता ही नहीं। 120 मिनट के अंदर 100 मिनट मिलती है, 100 मिनट के अंदर 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना, उसका गोला भरना। आप गोले नहीं भर पाओगे, देख लेना। 40-50 मिनट में तो 200 गोले काले नहीं होते हैं, बिना देखे भी भरोगे तो। कभी ओ मार में इधर लाइन जाती है, कभी इधर जाती है। तो ये थोड़ा सा, ये भी देखो नहीं था ना। और ये तो चलो है, आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा। साइंस साइंटिस्ट इंडेक्स भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ वेब ऑफ साइंस भी मान लेता हूँ मैं, कुछ मान लेता हूँ, लेकिन ये मानक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? सब्जेक्ट कैटलॉग ये कोर्स होता है, इसमें डॉक्टर उपसूत्र, ये उपसूत्र वाला भी मान लेता हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जितने भी है ना ये। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, कहाँ से ना तो ILA का नाम है, ना यूनेस्को का है, ना इफ्ला का, ना फीड का नाम है क्या रे? यूनिमार्क, हाँ इसको यूनिमार्क तो थोड़ा देख लेना, लेकिन ये थोड़ा सा इधर से भी देख लेना, यूनिमार्क तो जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्शनरी वाला भी है, तो ये थोड़ा इधर से भी देख लेना, ये भी देख लेना। हाँ ये भी है, ये भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो सेम आया था टिक्के DL वाला, CSIR और आयुष, तो ये तो सेम क्वेश्चन आया था किसमें? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में हुई, तो उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा गया था। ये अज्ञात पुस्तक वाला एक
यानी कि एप्रोग्राफ वाला भी ये सीधा सीधा पूछा गया था कि एक्रोक्राइफल पुस्तक होती है ये, अज्ञात और संदिग्ध पुस्तक को एक्रोग्राफ नहीं बोलते, इसको एप्रोक्राइफल बोलते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन था। और बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता, तो बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर से आया है। आईपीआर का इसमें कहीं नाम ही नहीं दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और तो उससे कहीं दिया नहीं गया ना, तो भी क्वेश्चन आ गया आईपीआर से। तो इसमें फ्लक्स इनेक्स आएगा, ये नहीं करता। डेटा इंक्रिप्शन करता है, डिजिटल वाटरमार्क भी करता है, और ये अनूठा एनकोडिंग लाइसेंस भी करता है। तो आईपीआर को भी पूरा पढ़ के जाना है। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि जो टॉपिक है ना, यहाँ से पेपर पूरा हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताऊँ तो देखो आपको पढ़ के जाना है। जो मैंने कुछ तो फ्री में भी करवा रखे हैं वीडियो, यूट्यूब पे जाओगे तो देखोगे आप। लेकिन आपको सबसे मेन बात तो ये है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा यदि अच्छा कंटेंट पढ़ के जाओगे तो ये मानो कि 80 से 90 के तक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कवर करने हैं। अब ये क्वेश्चन कब कवर होंगे ध्यान रखना, आज समय है, प्लानिंग बनाओ पूरी पूरी। पहले तो जो सिलेबस में दिया गया है ना 4 यूनिट है, उनको अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से प्रत्येक लाइन को जोड़ के। और जो आपको नहीं पता तो आप मेरा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो फ्री में एक बार, उसमें देख लो कि सर ने क्या क्या वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसको लिख लो और कैसे भी कहीं से भी कैसे भी पढ़ लो। ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स लो, मैं नहीं कहता, लेकिन उसको पढ़ लो आप, ठीक है। सिलेबस को लिख लो, जैसे मैंने आप डाउनलोड करोगे तो जो ये अपने 4 यूनिट है ना इस वाले सिलेबस में, ये मेरे 3rd ग्रेड के कोर्स में यूनिट नंबर 2 है, और उस 2 में लगभग 35 से 40 वीडियो हैं, और 2-4-5 वीडियो बाकी भी हैं भी। तो ये ध्यान रखना कि उन 50 वीडियो को देख लो और उनके टॉपिक लिख लो कि सर ने पहला बताया है क्या, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा ये बताया, तीसरा स्ट्रक्चर बताया, एट्रीब्यूट सर ने चौथे में बताया था लेकिन उसी के दूसरी लाइन में था, तो चौथी वाली लाइन में लिख लेना। ऐसे उनको लिख लो तो 50 टॉपिक हो जाते हैं। आप देखो लाइब्रेरी साइंस आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि पुस्तकालय विज्ञान है क्या। तो आप पहली यूनिट में जाना, उसी की पहली यूनिट में, और पहली यूनिट में लगभग 15 टॉपिक हैं। तो 15 टॉपिक में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की अवधारणा, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, पुस्तकालय के प्रकार, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार, डेली ऑडियो बुक सन 1954, फिर एफला, ILA, ALA, RRRF, यूनेस्को, इनको सबको ऐसे मैंने करवा रखा है तो इनको लिख लेना। तो ऐसे करके आपके 20 एक टॉपिक ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 एक टॉपिक ये हो गए, 50 एक वीडियो, 20 एक वीडियो ये हो गए। ऐसे करके इनको देखोगे ना आप तो ये आपका पूरा कंटेंट एक सिलेबस के रूप में तैयार हो जाएगा। इसको एक नोटबुक में लिख लो कि सर ने तो ये करवा रखा है। अब ये एक बार पहले पूरा या तैयार करो, कौन सा, यूनिट नंबर 1 तैयार करो और यूनिट नंबर 2 तैयार करो एक बार, यानी कि मेरी बता रहा हूँ। और इस सिलेबस की 4 यूनिट आपकी यूनिट नंबर मेरे वाले में 2 पूरी हो जाएगी। ये यहाँ से कंफर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा है। तो आप देखो एक पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं से भी जोड़ के कैसे भी एक लाइब्रेरी साइंस में पूछ सकते हैं। ये बोर्ड का ऐसे नहीं कह सकते कि अपन बोर्ड ने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन वो जोड़ के पूछते हैं। तो वो देखो वही बात है, आपका है तो लाइब्रेरी साइंस में भी, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इस प्रकार से आप इसको कवर करोगे। आप पढ़ोगे कैसे, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी पुस्तक से, कैसे भी कंटेंट से, लेकिन मैंने कंटेंट बना रखा वो किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो आप कहीं से भी पढ़ते हो तो आप टॉपिक को पूरा पढ़ो, कभी भी क्वेश्चनों के पीछे मत भागना। एग्जाम में के समय इतना रोगे क्योंकि एग्जाम के समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप सबसे पहले आप टॉपिक को लिख लो हाथ से अच्छे से जितना, उसके बाद 1 या 2 पेज छोड़ दो टॉपिक में और कंटेंट लिखने के लिए। 1-2 पेज छोड़ने के बाद टॉपिक के क्वेश्चन लिख लो। अरे कभी भी जिंदगी में सफलता पाओगे वो आपके हाथ में रहेगी। उस समय एग्जाम के टाइम आपके लिए एक ये मानो कि बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा एग्जाम पास करने का। उन टॉपिकों के क्वेश्चनों को लिख लो, और टॉपिकों को क्वेश्चनों को लिखने के बाद क्या करना है कि फिर भी 2 या 4 पेज छोड़ देने हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक क्लियर होगा आपका कम से कम 15 से 20 पेज में। लेकिन ये मानो कि आपका ये मानो कि कम से कम 15 से 20 पेज में होगा ना, तो ये मानो कि आपकी सफलता की शुरुआत वहीं से है। एक टॉपिक हुआ है, ऐसे ही मैं करवाता हूँ। पहले मैं टॉपिक करवाता हूँ, उसके बाद उसके MCQ करवाता हूँ, उनके बाद उन्हीं MCQ को टेस्ट पेपर में देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ, उसी के बाद जो जुड़े हुए और प्रश्न उनको करवा देता हूँ। तो टॉपिक कवर होने का मतलब ये है कि आपके कवर हो गया, आपने पढ़ लिया कि पूरा टॉपिक। अब आपको ये नहीं पता कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनता है, वो आपको राकेश बलौदा झुंझुनू बताएगा कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा कवर करोगे, लगभग कवर कर लोगे। मैं मानता हूँ कि थोड़ा पढ़ लेना मैनेजमेंट भी, थोड़ा पढ़ लेना संदर्भ सेवा भी, कंप्यूटर मत पढ़ना, इसकी जगह थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ट, ठीक है ना। पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। और यहाँ से आप इनको देख सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको जो मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना वो आपको मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि यहाँ से अब यहाँ पे देखो
जो टेलीग्राम चैनल है अपना राकेश बलौदा झुंझुनू, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। मैं छोटी छोटी बातें डालता रहता हूँ जब भी मेरे को समय मिलता है, क्योंकि आपको पता है जॉब में समय कम मिलता है हमेशा ही। जब आप ज्वाइन कर लोगे, लाइब्रेरी साइंस की नौकरी ऐसी है कि समय खूब है, लेकिन आप उनको, ये आपके मन में होना चाहिए कि हम जितना भी अच्छा करेंगे ये अपनी लाइब्रेरी को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद ये अपना एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, शेयर भी करते हैं बच्चे, डेली बच्चे जुड़ते भी हैं। और आपको बताया कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं लेके आया, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि वहाँ पे नई नई ज्वाइनिंग हुई, तो इस समय थोड़ा अभाव रहता है। डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो, आपको जुड़ना है तो मैं ये नहीं कहता कि कंपलसरी जुड़ो आप हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा है वो सफलता की राह पे पहुंच गए, क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसा है कि जितना, क्योंकि थोड़ी सी जो छोटी छोटी बातें हैं, लाइव बेंच है वो स्टार्ट होगा, लाइव भी नहीं होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है पहले से। लाइव में वीडियो डालता रहूँगा लेकिन रिकॉर्डेड भी है। राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का है, 2025 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने की कोशिश जरूर करना कि मैं पूरा, क्योंकि हम वही रास्ता दिखाते हैं। मेहनत आपको अपने बलबूते पे करनी पड़ेगी, ये सर्दियों की जो रातें हैं आपको जग के निकालनी पड़ेंगी। इसीलिए आप जो आने वाला समय है, वह जो अपना आने वाला भविष्य है, तो वो अपना सुधार, ये मानो कि अच्छा कर सकते हो। 548 पोस्ट कम नहीं होती रे, कभी नहीं आएंगी वैकेंसी, लिख के लेना, आएंगी नहीं दोबारा। टाइम है वो 8 से 9 AM का रखेंगे, 8 से 9 AM आपकी क्लासें कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू। और ये ध्यान रखना कि न्यू बेंच है वो 19 दिसंबर के आसपास शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर का इंतजार मत करो, जो पहले है भी चल रहा है शायद 1500 रुपये में, उसका मैं रेट बढ़ा के 2500 भी कर सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक वो 1500 रुपये में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रत्येक विषय की नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी साइंस की मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखना कि आपको लाइब्रेरी साइंस का पूरा पार्ट मिल जाएगा, सेकेंड पेपर, ठीक है। वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, पूरी की पूरी टॉपिकों की प्लस कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा पेपर नंबर 2 का। इसके अलावा यूनिट वाइज जो अनलिमिटेड वॉचिंग टाइम है, अनलिमिटेड यानी कि आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, टेस्ट 5 बार दो, 10 बार दो, कितनी भी बार दो। इसके अलावा आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं, टेबलेट पे आपको पूरी क्लासें मिलेंगी, यानी कि जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको पूरा लिख लिख के, वैसे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर पूरे मिल जाएंगे, क्लास PDF मिल जाएगी, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जोड़ लो, 130 प्लस या 140 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 130-40 में आप जोड़ो तो एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, एक पेपर में 100 हैं तो ये लगभग 15,000 हो जाते हैं। 100, 200, 150 हैं, वो भी कौन से, सीलिब और बीलिस लेवल के, ना तो एमलिस के ना नेट सेट के हैं। तो ये ध्यान रखना कि, और नेट सेट में से भी मैं वो क्वेश्चन छांट के आपके लिए ले आऊँगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो एग्जाम में हार्ड बनते हैं, क्योंकि वो मेरे टॉपिकों में आ जाएंगे तो आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे, अकेला क्वेश्चन पढ़ोगे तो हार्ड रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी। कुछ भी पूछना हो आपको XYZ कुछ भी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। बाकी बोर्ड की पूरी कोशिश रहती है कि वो जो कंटेंट है वो अपने सिलेबस जारी किया उसी के अंदर से आए। और बाकी जो भी आपको कुछ पूछना है ना, तो वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। विज्ञप्ति में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रख लेना, कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा देखो आउट ऑफ पढ़ के जाना है आपको, कैसे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी देखो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चालू है अभी भी, और 2nd ग्रेड के बारे में मैं बताऊंगा कि लास्ट समय में आपको क्या कैसे पढ़ना है। 2nd ग्रेड में थोड़ा सा मेरा सिलेबस बाकी है कंप्यूटर का, तो वो मैं आपको लगभग, अब छुट्टी होंगी हाई कोर्ट की, लगभग 22 से लेकर 1 तक या 2 तक, तो उनमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा कोई भी कंटेंट बचे, कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये मानो कि 548 पोस्ट कम नहीं होती। अपने माँ बाप का, और जो आपके पीछे हैं सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, कोई भी XYZ माने की जॉब लगे, तो ये एक बहुत सुनहरा पल होता है। और ये मानो कि आप जॉब कम नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि जॉब में इतना कुछ है, जॉब में नहीं लग पाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब हम एक एक घर से 4-4 गवर्नमेंट जॉब लग गए, तो देखो किसी जगह से कैसे भी लग सकते हैं, है ना। तो इसको आप महत्व को थोड़ा ध्यान रखें। अपना जो चयन है वो कोशिश करें कि सर मेरा तो होगा ही होगा। और मेरे साथ जितने भी हाई कोर्ट में जब मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जॉब करते हैं, तो मेरे को ऐसे प्राउड फील होता है कि यार ये बंदा अपन से पढ़ के गया है। देखो जब मेरे पास में कोर्ट में एक मेरा मानो कि अब तो वो दोस्त बन गया, पहले स्टूडेंट था, तो वो मेरे को सर बोलता आते हैं, यार नहीं वो राकेश जी बोल दिया करो आप, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो प्राउड फील होगा, आप भी कहीं जाओगे, आप भी अब इस वाले देखो कैसे भी करके आप किसी से भी जुड़े हो, मैं नहीं कहता किसी से टीचर से, लेकिन आप उनको ये बोलो कि सर हमें कंटेंट अच्छा दो, हमने आपको पैसा दिया है। और देखो मैं ये कहता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ यदि किसी भी प्रकार की हो, या आप थोड़े से डाउन हो, आप किसी भी प्रकार से, जैसे मैं देखो ये बताता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ नहीं है, तो आप मेरे को एक बार कॉल करके ज़रूर बताओ कि सर ऐसी ऐसी बात है, थोड़ी सी समझो मेरी इस बात को।
तो मैं ज़रूर इस समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा ही भगवान नहीं है। 2018 से फ्री पढ़ाता आ रहा हूँ। एप्लीकेशन तो मैं इसलिए बनाया कि फ्री की कीमत नहीं होती, फ्री का महत्व नहीं होता, और फ्री का लोग समझते नहीं है। वही बात है, वही कंटेंट है, उससे गंदा कंटेंट आप 100 रुपये में दे दो और अच्छा कंटेंट 0 रुपये में दोगे ना तो भी है। क्योंकि मैंने 1 रुपये में डेमो के रूप में कुछ PDF दर रखी है, तो उनको भी आप देखो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके। फ्री भी कंटेंट खूब एप्लीकेशन पे, वो भी आप देखो। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सुबह सुबह समय मिला, आज संडे की छुट्टी थी, तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। जैसे समय मिलेगा वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।